नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एचडीएफसी के टॉप 3 फंड्स कौन-कौन से हो सकते हैं। 1-2 और जुड़ सकता है, लेकिन टॉप 3 अगर अभी से स्टार्ट करना है, तो कौन-सा से शुरुआत कर सकते हैं। एज कम है और लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। एसआईपी या लमसम थोड़ा-थोड़ा करते रहे, पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। तो पहला फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। काफ़ी पुराना फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। लेकिन किसी का एज ज़्यादा हो, ज़्यादा बड़ा पैसा हो, वहाँ से एचडब्ल्यूपी करके थोड़ा-थोड़ा पैसा भी चाहिए जीवन यापन करने के लिए, तो बैलेंस कैटेगरी में एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी है। और पांचवा फंड एक इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी 250 इंडेक्स फंड। 3 फंड लेने के बाद एक इसको भी शुरू कर सकते हैं, बीच-बीच में इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा अगर कहीं और चल रहा है, वैसे तो लार्ज कैप फंड भी अच्छा है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ चलना चाहते हैं, तो लार्ज कैप कैटेगरी का भी फंड है, वो फंड में भी है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी इधर-उधर और कोई फंड में है, धीरे-धीरे करके स्विच करके इन फंड में आ सकते हैं। 10 से 15 साल का यहाँ से हॉरिजन है, तो जरूर धीरे-धीरे करके शिफ्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, एक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि एचडीएफसी का फंड है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, जितना भी एचडीएफसी फंड में है, सारे आ गए सिंस इंसेप्शन। तो सबसे ऊपर आता है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 84,000 करोड़ का एईएम है। अगर ये देखा जाए 2007 से शुरू हुआ, 10 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट किया, तो 1 करोड़ 96 लाख रुपया 17 से 18% के बीच का रिटर्न ये मिला है। इसमें से एक्सपेंस रेशियो काट के ही आपको ये दिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे फंड आता है जो सबसे पुराना है, 95 से ये शुरू हुआ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। यहाँ पे एईएम है 79,000 करोड़। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड भी अच्छा है, अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, ब्लू चिप में पड़ा हुआ है आपका, बैलेंस कैटेगरी के फंड में ये भी ठीक है। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फोकस्ड इक्विटी, काफी सारा लंबा लिस्ट है, लेकिन जो बने रहना है तो वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप। इसी फंड को एसआईपी में जाके देखते हैं कि 5-5 हजार रुपए पर मंथ एचडीएफसी के फंड में इन्वेस्ट करते रहे, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5 हजार रुपए पर मंथ 95 से अब तक। ये मानते हैं कि 95 में 5 हजार बहुत ज्यादा था, लेकिन आज से भी शुरू करेंगे, कुछ तो बनेगा ना। तो 5-5 हजार रुपया की दर से तब से अब तक इन्वेस्ट किया, और आज करंट वैल्यू है 10 करोड़ 86 लाख रुपया। 21% का सालाना रिटर्न दिया है। ना मिले फ्यूचर में इतना ज्यादा, 13, 14, 15 भी मिले तो क्या बुराई है। फिर दूसरे नंबर के फंड को देखते हैं, तो एचडीएफसी वैल्यू फंड आता है। ये ऊपर इसलिए है कि ये बहुत पुराना है, 94 से शुरू हुआ है, लेकिन रिटर्न चेक करेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप से थोड़ा कम ही मिलेगा। इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि आपको मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, फ्लेक्सी कैप में जाना है। बाकी आप अध्ययन खुद कर सकते हैं, और अलग कैटेगरी में अगर पैसा आपका पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे करके वहां से निकल सकते हैं। किसी भी फंड का आपको एसआईपी हिस्ट्री जानना है, उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी मिड कैप है, अगर यहाँ पे 89 लाख रुपीस बनाया है, 20% का रिटर्न दिया है, इस एरो को टच करेंगे तो सारे हिस्ट्री एसआईपी का यहाँ पे कैश फ्लो में आ जाएगा। 2007 से ये जब शुरू हुआ, 10 रुपए का निवेश शुरू हुआ, फिर कैसे बढ़ता घटता गया, 5-5 हजार रुपया आप डालते गए तो कितना यूनिट आपको मिला। पहला बार 5 हजार रुपया डाले, 10 रुपए का यूनिट था तो 500 यूनिट मिला, लेकिन जैसे जैसे यूनिट का रेट बढ़ता गया, आपको यूनिट कम मिलता चला गया। इसी तरह से करके एक्यूमुलेट यूनिट होता गया, यूनिट का प्राइस बढ़ता गया, और उस बढ़े हुए प्राइस के अनुसार आज जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 2007 से लेके अब तक एसआईपी में 5-5 हजार रुपया करते गए, उसके बेस पे करंट वैल्यू आज दिखाया जा रहा है 88 लाख रुपया। तो इस तरह से करके आपके पास कोई और फंड है तो उस फंड को आप यहाँ पे सर्च कर करके एसआईपी का हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, एनपीएस में पैसा जा रहा है, कौन सा स्कीम ले, जिसमें इक्विटी सबसे ज्यादा पोर्शन हो उसमें आपको जाना है। वैसे तो बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे लगभग 50% ही है, लेकिन अगर 75% का ऑप्शन है कि इक्विटी 75% तक है, तो उसमें आपको जाना चाहिए। मुझे इसके बारे में डिटेल पता नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी स्कीम से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। अगर ऑप्शन है कि आप हटा सकते हैं, वैसे तो ये कंपलसरी है, लेकिन जानबूझ के आपको ज्यादा पैसा इसमें नहीं डालना है। इससे बेहतर है एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप। वहां आप जाएंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे, लंबे समय में अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। फिर भी आप ये ऑप्शन खुद से दफ्तर से चेक कीजिए, मैक्सिमम इक्विटी किसमें है। राजू भैया, मेरे पास 21 फंड है, 20,000 रुपए पर मंथ स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में जा रहा है। बेहतरीन है, 20,000 रुपए पर मंथ करते रहिए। कौन कौन सा फंड है वो अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। वैसे तो आपने सारा फंड अच्छा ही लिया होगा। बीच बीच में मार्केट गिरे तो डरना नहीं है, जो जो इन्वर्टेड कॉमा में बताता हूँ उसको डिकोड करके समझिए और डरिए मत। मोगेम्बो के साथ आपको भी अपना पैसा थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते जाना है मार्केट में। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, टॉपिक से अलग है, म्यूचुअल फंड के टॉपिक से अलग। ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मल्टीमीटर मेरे हाथ में है, और मैंने अपने शरीर का वोल्टेज चेक किया है।
20 मिली वोल्ट आया। लेकिन मैं जैसे ही एक अर्थ थेरेपी बेड पे बैठा, वो 0 हो गया। आप अर्थ थेरेपी बेड सर्च करेंगे, इसमें तार लगा हुआ है और ये तार धरती में नीचे जुड़ा हुआ है। वो एक किट ही आता है 4000 का, उस पे मैं सोता हूँ। जैसे ही इस पे बैठा वो 0 हो गया। लगातार वोल्टेज बढ़ा हुआ हो, 20 मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट, किसी किसी का 100 मिली वोल्ट, ये 4 साल, 5 साल, 10 साल तक बढ़ा हुआ हो तो बड़ा बीमारी आएगा। मोगेम्बो बड़ा बीमारी दे के जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाया, ये 1 2 3 दे के ना हमारे शरीर का वोल्टेज बढ़ा दिया। अब उस वोल्टेज को हम 0 कर रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं सुबह सुबह रोज करता हूँ। अजय जी हमारे हैं, रोज मदद करते हैं हमें, वीडियो एडिटिंग भी वही करते हैं। यहाँ पे मैं 1-2 फुट गहरे मिट्टी में अर्थ थेरेपी डेली करता हूँ। 9 बजे से 9:30 बजे के बीच अगर फोन आता है तो मैं यहीं पे मिलूंगा। कभी कभी यहीं पे बैठ के वीडियो भी बनाता हूँ। तो जो लोग भी 1 2 3 लिए हैं, उसका साइड इफेक्ट खत्म करना है तो ये आपको करना चाहिए। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। ईटीएफ में एसआईपी चालू करना है, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ईटीएफ में जाते हैं तो फिर शेयर की तरह म्यूचुअल फंड को ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मुझे कोई दिखा नहीं सकते हैं कि 15 साल से ईटीएफ में पैसा बने हुए लगे हुए हैं। नहीं लगा सकते हैं। वो फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मार्केट ऊपर हो रहा है, बेच देता हूँ, फिर खरीद लेता हूँ। वो हलचल खोपड़ी में चलते रहता है। इसीलिए बोलता हूँ, स्मॉल कैप लेके छोड़ दीजिए, आईडी पासवर्ड भी भूल जाइए, फिर देखिए लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। तो इससे दूर रहना है। मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, बट एडवाइस कीजिए कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल इससे दूर रहना है। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है और ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में पैसा लगाते जाइए। बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो जब जब मार्केट गिरे, टीवी मीडिया सब जगह से बोला जाएगा कि खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, भागो यहाँ से, आपको उस समय पैसा इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल शेयर मार्केट में डीमेट नहीं खोलना है। अब यहाँ पे आज का इन्वर्टेड कॉमा खतरनाक वाला है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप ट्रिम करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लीजिएगा और जो बुद्धिजीवी आप जिसको समझते हैं ना, उसको भेज के पूछिएगा कि ये क्या जो बोल रहे हैं कुछ सही है। 16 आना इक्वल टू 1 रुपया होता है, ये तो सब जानते हैं। इक्वल टू 1 तोला। 1 तोला का वजन होता था 11.6 ग्राम। 10 ग्राम से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता था तोला। 11.6 ग्राम वो चांदी का होना चाहिए और वो 1 रुपया माना जाता है, 1 यूनिट। जैसे कि 1 मीटर इतना होता है, वो इतना ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। एक बंदे से मैंने पूछा कि रुपये का यूनिट क्या है, तो उन्होंने कहा 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया। गधा जैसा जवाब था, बेवकूफ जैसा जवाब था। 1 मीटर को अगर मोगेम्बो इतना बड़ा कर दे तो इसमें भी तो 100 सेंटीमीटर होगा ना। वो सेंटीमीटर पहले जो इतना बड़ा होता था अब इतना बड़ा होगा। तो क्या कहेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा तो है, उस पैसे का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे ये वैल्यू है 16 आना इक्वल टू 1 रुपया इक्वल टू 1 तोला होता था, जिसका वजन 11.6 ग्राम होता था। तो 1 आना का वैल्यू कितना हुआ? 0.7 ग्राम। 11.6 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो 0.7 ग्राम चांदी। लोहा नहीं, एल्युमिनियम नहीं, पत्थर नहीं, कागज नहीं, डिजिटल वाला नहीं। ये जो 1 आना चलता था ना, ये चांदी का ही चलता था। राजा कोई बदल जाए, ये चांदी इससे कम नहीं हो सकते। 0.7 ग्राम चांदी होगा। और यदि 1 रुपया का होगा तो उसमें 16.6 ग्राम चांदी होगा। उससे कम होगा तो उसका यूनिट खत्म हो गया। अब कहानी में नया मोड़ आएगा, मार धाड़ एक्शन से भरपूर। दिल थाम के समझिए। यहाँ पे 3 दोस्त है, ए बी सी, एक गांव में रहते हैं। एक चावल उगाता है, एक सिर्फ दाल, एक सिर्फ आलू। 3 के अलावा कोई चीज नहीं। इसी 3 चीज से जीवन यापन होता है। आज से 1000 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो पूरा का पूरा गांव का बसेरा इसी पे था। तो जब भी ये 1 किलो चावल देते थे, ये आधा किलो इनको दाल देते थे। कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आधा किलो ही दाल क्यों देता है? क्योंकि तो आप बोलेंगे दाल महंगा है, चावल सस्ता है। दाल महंगा ही क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा जमीन दोनों के पास है और जितना उन्होंने लेबर खर्च किया, दोनों बराबर किया, बराबर एनर्जी लगाया, बराबर ऊर्जा लगाया। तो दाल हुआ आधा और चावल हुआ 2 गुना। चावल हुआ 100 किलो और दाल हुआ 50 किलो। इसीलिए ये महंगा है। काजू और ज्यादा महंगा है क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी, टाइम लगता है। हीरा सबसे महंगा है क्योंकि हजारों साल में जाके हीरा बनता है। तो ऊर्जा यहाँ पे जितना ज्यादा लगेगा उतना चीजों का दाम बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आलू जो है 1 किलो चावल देते तो 5 किलो मिलता था, क्योंकि आलू एक बार बो दिए, बहुत होते रहा, काफी ज्यादा हो गया। धनिया फ्री में मिल जाता है क्योंकि बो दिया तो मिलते रहता है, कटते रहता है, कटते रहता है, खत्म ही नहीं होता है। तो 1 किलो चावल में आधा किलो दाल, ये 10,000 साल से आपस में लेन देन हो रहा था। कभी ऐसा नहीं होता है कि 1 किलो चावल दिया तो 100 ग्राम दाल देंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। ये स्टैंडर्ड था, मानक था, इतना देंगे तो इतना मिलेगा ही। और जब भी 1 किलो चावल देते तो 5 किलो आलू मिलता था। अब ये खेल जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, ये तीनों बोलता है
कि हमको ना चावल चाहिए, ना आलू चाहिए, दाल चाहिए, हमको तो पीना है दारू, शराब, आया है बाहर से, इसका नाम लिखा हूं, बोलूंगा नहीं। ये बोलता है ना तुम्हारा मुझे चावल चाहिए, ना दाल चाहिए, ना आलू चाहिए, बकवास अपने पास रखो, हमें चाहिए सोना और चांदी। तो इन लोगों में हलचल हुआ कि भाई सोना चांदी तो हम लोग के पास है, तो चलो एक यूनिट बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि 1 आना अगर आप चांदी देंगे तो आपको 1 किलो आलू दूंगा, और 5 आना अगर देंगे तो आपको 1 किलो चावल दूंगा, और 10 आना देंगे तो आपको 1 किलो दाल दूंगा। ऐसे मोटा मोटी समझाने के दृष्टिकोण से समझिए कि 10 रुपया किलो आलू था, 50 रुपया किलो चावल था, और 100 रुपया किलो दाल था। तो मोटा मोटी इस हिसाब से आ गया, 1 आना में आलू, 5 आना में चावल, और 10 आना में दाल, और 1 आना का यूनिट क्या था, 0.7 ग्राम चांदी। कम ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, चांदी ही क्यों? क्योंकि ये माना गया सर्वसम्मति से कि 1 किलो आलू बनाने में जितना ऊर्जा लगता है, 1 आना चांदी निकालने में भी उतना ऊर्जा लगता है। 5 किलो चावल उगाने में जितना ऊर्जा लगता है, 5 आना चांदी भी प्राप्त करने में उतना ही ऊर्जा लगता है। ऊर्जा, फिजिक्स का नियम है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट ऊर्जा से लेन देन करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि एक को 100 दे देंगे और वापसी में आप 10 लेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर ऊर्जा का लेन देन हो, उसके लिए एक यूनिट स्टैंडर्ड बनाया गया आना का। अब यहाँ पे आज के सिनेरियो से देखते हैं कि 10 रुपया में आलू मिल गया, यानी कि 0.7 ग्राम चांदी के बराबर होना चाहिए। 50 रुपया में चावल मिल गया, यानी 7 पचे 35, 3.5 ग्राम चांदी के बराबर होना चाहिए। 100 रुपया में 1 किलो दाल मिला, जो कि 10 आने में हुआ, 10 आने को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 1 आने से, तो 7 ग्राम चांदी के बराबर होना चाहिए। आज चांदी का मूल्य है 115 रुपया पर ग्राम। गूगल पे यहाँ पे अभी चेक करेंगे तो 115 रुपया पर ग्राम सिल्वर मिल रहा है, यानी कि 1 किलो चावल दिया तो 10 आना मिला, और आना किसका होता है, तो चांदी का, कागज का नहीं, लोहे का नहीं, पत्थर का नहीं, चमड़े का नहीं, चांदी का। क्यों? क्योंकि दाल बनाने में जितना ऊर्जा लगा, 10 ग्राम चांदी एक्सट्रैक्ट करने में, धरती से लाने में उतना ही ऊर्जा लगा होगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो 100 रुपया में दाल मिला इक्वल टू 7 ग्राम चांदी के बराबर है, और आज प्राइस चल रहा है 115 रुपया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 805 रुपया के 1 किलो दाल होना चाहिए। अगर 805 रुपया में दाल मिलता तो किसान गरीब होता? कभी नहीं होता। तो गरीब बनाया गया, वो 80 करोड़ लोग जिसको आप गरीब सोच रहे हैं ना, उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया। कौन बनाया? ईस्टइंडिया.com, मोगेम्बो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, जिसको हम लोग सुनते आए हैं ना सदियों से कि सोने की चिड़िया थी अब नहीं है, सोने की चिड़िया थी अब नहीं है। वो सोने का चिड़िया किस सॉफ्टवेयर के थ्रू गया? वो सॉफ्टवेयर यही है कि पहले जो यूनिट 1 मीटर इतना होता था, फिर इतना किया, इतना किया, इतना किया, छोटा किया। यदि आप और गहराई में घुसेंगे तो 1 रुपया चांदी का सिक्का ही होता था, किसी और चीज का हो नहीं सकता है, और 10 रुपया सोने का सिक्का होता था, किसी और चीज का हो नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके मोगेम्बो ने सबको ध्वस्त किया और आज कागज पे लेता है। और कागज जब इशू किया था तो बोला था कि जब भी लौटाओगे तो ये चांदी वाला सिक्का और सोने वाला सिक्का लौटा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे सब भूल गए, मोबाइल में लग गए, रील बनाने लगे, सब खत्म हो गया। अब मांगने जा रहे हैं तो मार रहा है पड़पड़ा कर, भाग यहाँ से, वही ये सब नहीं है, सब बर्बाद है। इसको गहराई से जानने के लिए, समझने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना है, और इस प्लेलिस्ट में, इस राजू चौधरी के चैनल में 6 वीडियो है, गहराई से देखिए। एक किताब भी इसमें मेंशन किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक भी है, 20 पेज डाउनलोड करके रख लीजिए, पढ़िए, समझिए कि कैसे सोने की चिड़िया को वापस भी लाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर से कमेंट्स में आते हैं, राजू सर हमें कैसे पता चलेगा अब मार्केट गिरा हुआ है? जब आप पैसा लगाएंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि मार्केट कब गिरा हुआ है। जब आपका पैसा डाउन दिखेगा तब मार्केट गिरा हुआ है। जो लोग मोटे होते हैं ना, उनको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है वो मोटे हैं, उनको पता है कि हम कहाँ से मोटे हैं। ठीक है, तो मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब कब मार्केट गिरा और कब कब मार्केट बढ़ा। ये स्टैंडर्ड कब खत्म हो गया हमें तो पता नहीं चला, किसी को पता नहीं भाई साहब। 115 कंट्री में मोगेम्बो ने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया, और टीवी मीडिया रिंगटोन में सुना दिया खत्म हो गया, खत्म हो गया। लिखित में हो नहीं सकता है, सिद्धांत देखिए हो नहीं सकता है। आप मेरे से 1 किलो चावल लिए तो उतना ही ऊर्जा देंगे, लिखित में हो नहीं सकता है। लेकिन ये ऐसे ही हवा में उड़ा दिया। धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, 1-2 करोड़ 4 करोड़ होंगे, तो फिर से वो चीज वापस आता है। ऐसे ही सोते रहेंगे, मूर्छा में जीते रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जागेंगे तो सब कुछ वापस आ सकता है। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप है, वहां जाके आप मिनिमम 500 रुपए का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे समझ बढ़े
फिर आप ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर चाहिए। कोई चेक नहीं चाहिए, कोई पासबुक नहीं चाहिए, कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपका अकाउंट नंबर से वेरीफाई होगा और 500 रुपए का एसआईपी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। आज अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 1 महीने के बाद पैसा कटेगा। ये प्रोसेस होने में 1 महीना टाइम लगता है। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो इन्वर्टेड कॉमा में ये बताया हूं सोने का चिड़िया वापस लाने वाला, उसको आप डाउनलोड करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके क्रॉप करके लोगों को ये भेजिए। हमारा कोई ठिकाना नहीं है, मोगेम्बो कब ऊपर बुला ले। थैंक यू सो मच।